RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर में अभी तक हम आपको वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता और उसका एक आर्टिकल कंप्लीट करके समझा चुके हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, आज हम आपको समझाएंगे विद्युत आवेश के बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न हुआ वैद्युत विभव, यानी किसी भी आवेश के कारण कितना विभव उत्पन्न होता है, इसके मान का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं। आज हम इस आर्टिकल को लेकर चलेंगे। थोड़ा सा मैं पिछली वीडियो के बारे में आपको जानकारी दे दूं। वहां पर हमने विभव पढ़ा था कार्य अपॉन आवेश। तो विभव का मान ज्ञात करने के लिए हमें पहले कार्य का निर्धारण करना होगा, कार्य का मान ज्ञात करना होगा। और कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन या बल गुणा दूरी को लेकर हम चल सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले हमें कार्य का निर्धारण करना होगा। और बल के बारे में आप कूलॉम नियम से पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस आर्टिकल को समझने के लिए हम पहले एक छोटा सा चित्र बनाकर चलते हैं कि मान के चलिए बिंदु ए पर कोई आवेश क्यों रखा हुआ है और इस आवेश के कारण हमें आर, छोटा आर दूरी ले लीजिए, बिंदु बी पर कोई अन्य आवेश जिसको परीक्षण आवेश कहते हैं Q0 रखा है। तो इस A यानी Q के कारण इस B पर कितना विभव उत्पन्न होगा, हमें इस मान को कैलकुलेट करना है, इसका निर्धारण करना है। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि विभव जो होता है वो निरपेक्ष मान ज्ञात नहीं किया जाता, तुलनात्मक मान ज्ञात किया जाता है। इन दोनों के बीच कितना विभवांतर होगा, जबकि अनंत के लिए इसका मान हमने शून्य मान लिया था। तो वो शून्य भी क्यों होगा वो भी अब आपको आज समझ में आ जाएगा। देखिए यहां से इस आवेश A से B की दूरी जो रखा गया है B पर Q0, सबसे पहले ये मान लेते हैं कि इसे यहां B से हम अनंत तक लेकर जाते हैं। अनंत तक की दूरी तक हमें इस बिंदु B वाले Q0 परीक्षण आवेश को विस्थापित करना है, क्योंकि विस्थापन चाहिए हमें, बल गुणा विस्थापन चाहिए। तो वो विस्थापन निकालते हैं और अनंत की दूरी को हम बहुत छोटे छोटे भागों में, बिंदु C, बिंदु D, बिंदु E और अनंत तक हमने इसको बांट दिया। तो इस प्रकार से हम ये चित्र बनाएंगे। अब इसकी लैंग्वेज आपको कैसे लिखनी है एक बार मैं बोलकर आपको बता रहा हूं। आप अपने नोट्स जब बनाएंगे तो इस लैंग्वेज को लिखेंगे। आप लोग इसमें लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये तो आपका हेडिंग हो गया। माना कोई बिंदु आवेश क्यों बिंदु A पर रखा गया है जिससे R दूरी पर एक बिंदु B है जहां परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। अब इस परीक्षण आवेश को अनंत तक ले जाया जाता है जिसके कारण कुल उत्पन्न विभव V होता है। अतः इस अनंत तक की, बिंदु B से अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे खंडों यथा C, D, E, F आदि में विभाजित करने पर, अब इसके बाद हम कह सकते हैं A व B। अब यहां देखिए हमें चाहिए बल का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, A व B के बीच लगने वाला कूलॉम बल, उसका मान कितना होगा, इसको हम F1 मान लेते हैं A और B के बीच। तो वो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि A और B के बीच की दूरी R है, आवेश Q और Q 0 ही है, तो इतना हो गया हमारा A व B के बीच लगने वाला बल। अब इसी प्रकार से यदि फिर आगे एक लाइन आप लोग लिखेंगे कि माना आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु C तक विस्थापित किया जाता है, तो A अपनी जगह ही रहेगा। तो अब लिखेंगे A व C के बीच लगने वाला कूलॉम बल, जिसको हम F2 लिख सकते हैं, वो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन। अब यहां पर दूरी का मान देखते हैं। सपोज कीजिए A से C तक की दूरी आपकी R1 है, A से D तक की दूरी आपकी R2, फिर ये R3 और ये आपकी अनंत तक हो जाती है। ये भी आप अपने चित्र में बनाकर रख लेंगे। तो F2 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर। पहले यहां B के लिए फिर C के लिए दूरी बदलती हुई चली जाएगी R1, R2, R3 के रेस्पेक्ट में। अब यहां परिणामी बल हमें निकालना है, परिणामी बल।
औसत बल के रूप में हम इसको लेकर चलेंगे। तो औसत बल क्या होगा, किस प्रकार से निकालते हैं, थोड़ा सा यहाँ गणित की एक प्रक्रिया होती है। गणित में हम 3 प्रकार के औसत लेकर चलते हैं। आप लोगों ने जो गणित वाले स्टूडेंट्स हैं बीजगणित में पढ़ा भी होगा। एक तो होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य जिसको कि हम a से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और अगर दो संख्याएं हमारी a और b हैं तो उनका समांतर माध्य होता है a = a + b/2। इसी प्रकार से एक दूसरा माध्य होता है गुणोत्तर माध्य जिसको कि हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है g = √ab के बराबर। फिर एक तीसरा और होता है हरात्मक माध्य। ये पहले आया करता था, अब जब से एनसीईआरटी का सिलेबस आया है तब से हरात्मक माध्य हटा दिया गया। इसको रिप्रेजेंट करते हैं h से, और h इक्वल टू होता है 2ab/a + b के इक्वल। इस प्रकार से हम हरात्मक माध्य और समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य को देख सकते हैं। लेकिन अब इन दो ही संख्याओं में 3 प्रकार के माध्य तो हमने निकाले, लेकिन इन तीनों में भी जो गुणोत्तर माध्य होता है वो इस a और h यानी समांतर माध्य और हरात्मक माध्य का भी औसत होता है। यानी सबसे बेहतर अगर औसत निकाला जाता है तो वो गुणोत्तर माध्य होता है। यहाँ पर ये थोड़ी सी गणित के बारे में जानकारी आपको मैंने बताई। सबसे बेहतर माध्य, सबसे बेहतर औसत अगर हम निकालते हैं तो वो कौन सा निकालेंगे, गुणोत्तर माध्य। समांतर माध्य प्लस का होता है, हरात्मक माध्य अपूर्णांक रूप में आ जाएगा, और गुणोत्तर माध्य गुणा के रूप में होता है। तो यहां पर भी जो हमने कूलाम बल F1 और F2 निकाला, यहां पर फिर हम एक लाइन लिख देंगे कि इन दोनों बलों का कुल औसत इनका गुणोत्तर माध्य होगा। जिस प्रकार से हमने g = √a और h लिखा, यानी हमारी दो राशियां थी a और h, a या b के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर दो राशियां F1 और F2 हैं, तो इनका औसत F वो इक्वल टू हो जाएगा F1 × F2 की a × h का वर्गमूल कर देंगे तब गुणोत्तर माध्य आता है। तो F1 और F2 की गुणा करके उसका वर्गमूल कर देंगे तो a और b के बीच लगने वाला बल आ जाएगा, a और b इन दोनों पर, a से b तक का, क्योंकि हमने जो ये विस्थापन किया है b से c तक ही किया है फिलहाल, तो इस a और b के सापेक्ष में मान आपका आ जाएगा। तो जैसे ही अब हम इनका मान यहाँ पर रखते हैं तो अंडर रूट में बाद में लगाऊंगा, पहले F1 का मान रखिए 1/4πε0 × Q0/r²। फिर हमने F2 का मान रखा 1/4πε0, दोबारा से 1/4πε0 × Q0/r1², और इस सारे का वर्गमूल होगा। अब देखिए ये और ये 2 बार आ चुका, ये Q0 और ये Q0 ये 2 बार आ चुका, तो यहाँ पर इकट्ठा लिखा जा सकता है इसको 1/4πε0 × Q0, इसका तो कर दिया होल स्क्वायर हमने, और इंटू 1/r² और r1² कर दिया हमने, ये अलग r² और r1²। यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा, ये बात मैं मानता हूं। अब यहाँ अंडर रूट से तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे सब, तो यहाँ पर आपका जो f का मान आएगा, अब इस चित्र को सेम टू सेम रखेंगे हम केवल f का मान निकाल रहे हैं जो a और b के बीच आया, f a और b के बीच, तो वो क्या हो जाएगा 1/4πε0 गुणा Q0/r1 वर्गमूल के अंदर थे, तो यहां पर वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल, इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे, तो ये f a और b, यानी जब हम केवल a और b के लिए लेकर चल रहे हैं, इस b को c तक विस्थापित कर रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में जितना भी बल लगता है वो परिणामी बल का मान ये आ जाता है। अब इसके पश्चात हम इस आवेश को इसी प्रकार से आगे d e f वगैरह तक लेकर जाते हैं। तो अब जो हम मान लेकर चलेंगे तो यहां लेकर चलते हैं, देखिए जब हमने a और b लिया तो a b के बीच की दूरी r, और उससे अगला b से c तक लेकर चले तो r1, फिर हम लेकर चलते हैं f b से c तक के बीच के रूप में, a से c तक के रूप में लेकर चलेंगे, बल्कि a से c तक। अब इसको आगे प्रतिस्थापित किया तो r2 दूरी आ जाएगी, यानी ये मान हो जाएगा 1/4πε0 × Q0/r2। इस प्रकार से इसको लेकर चला जा सकता है। अब हमें निकालना है कार्य, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें कार्य निकालना होगा। अब कार्य निकालने के लिए हमारा बल गुणा विस्थापन होता है,
तो जब हम कार्य निकालते हैं ए से बी के बीच किया गया कार्य, बीच आवेश स्थानांतरण के लिए किया गया कार्य, आप पूरा ये लिखेंगे क्योंकि जब हम किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है। तो बी सी के बीच स्थानांतरण, यहाँ बी से, क्योंकि ए तो हमारा यही है तो आप इसको यहाँ बी से सी के बीच किया गया कार्य W1 मान सकते हैं। अब W1 का मान कैसे निकालेंगे? बल गुना दूरी। बल तो हमारा ये FAB था ही, FAB ए से बी के बीच में, और गुना। अब इसके पश्चात हम लेकर चल रहे हैं कि जब ये दूरी, देखिए टोटल दूरी थी हमारी ये R, ये दूरी थी R1, तो ये विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन हो गया हमारा R1 माइनस R के बराबर। पहले R दूरी थी, उसके बाद C पर जाते ही विस्थापन हो गया R1, दूरी हमारी R1 हो गई, तो R1 में से ये R घट गया, तो बीच का विस्थापन केवल कितना, विस्थापन कितनी दूरी तक हम उसको लेकर गए, उसका मान आ गया हमारा R1 माइनस R के बराबर। अब जैसे ही इसकी वैल्यू रखेंगे तो FAB का मान ये था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना Q0 अपॉन R1 और मल्टीप्लाई R1 माइनस R के बराबर। अब इस R1 से अंदर डिवाइड कर दीजिए, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये हो जाएगा R1 अपॉन R1 माइनस R अपॉन R1। काट दीजिए, R1 से R1 कैंसिल, R से R कैंसिल, यानी ये हो जाएगा आपका W1 का मान, W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुना Q0 और इसके बाद इंटू 1/R यहाँ बच गया और माइनस 1/R1 यहाँ पर बच जाता है। ये मान हमारा W1 का आया, यानी जब हमने इसको B से C तक विस्थापित किया तब हमारा कार्य इतना आया। अब इसी प्रकार से अगर हम इसको और आगे विस्थापित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड पे जगह भी उसी हिसाब से ली गई है, तो मैं बार बार जो इसको रफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, आप अपनी वीडियो को पॉज कर करके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर एक बार जब ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, मैं कहूंगा वीडियो देखने के बाद आप भी अपने आप इस आर्टिकल को एक बार करके देखें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, देखते रहना। ये A और B W1 लिखा है हमने, जब A और B था, B से C तक विस्थापन के लिए W1 आया। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें, ये दूरी R, ये दूरी R, ये दूरी R1, ये दूरी R1, तो दो क्रमागत दूरियों के सापेक्ष आया। इसी प्रकार से अगर हम C से D तक विस्थापन लेकर चलते हैं, C से D तक विस्थापन के लिए, विस्थापन पर कार्य, जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा? अब की बार केवल आपको C और D के बीच लेकर चलना है, जिसका मान हो जाएगा W2। W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/। अब देखिए B तक दूरी R, C तक दूरी R1, यहां C तक दूरी R1, D तक दूरी R2। फिर आप W3 निकालिए, W3 का मतलब हो जाएगा D से E तक लेकर चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/R2 माइनस 1/R3। अब एक अनंत तक का निकाल लीजिए, W अनंत का बोल कर चल सकती है हम इसको, ये यहाँ पर आ जाएगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/R3 माइनस 1/अनंत। ये मान हमने यहाँ पर रख दिए। अब हमारा W1 है, W2, W3 अनंत आ गया, तो अनंत तक का किया गया जो कुल कार्य होगा, अगर हम कुल कार्य निकालें, इसलिए कुल कार्य W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 और प्लस जितने भी W हमारे आए हैं, उन सभी प्रकार के कार्यों को जोड़ दीजिए। अब जोड़ने में कैसे करेंगे? तो W बराबर, यहां देखिए Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0, Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 हर किसी में है, तो सब में से कॉमन आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो आ गया कॉमन। अब जो बाकी बचा उसको लिखते चले जाइए, यहाँ पर 1/R बच गया, माइनस 1/R1 प्लस फिर आपका 1/R1 माइनस 1/R2। इसी प्रकार से हम प्लस करते हुए 1/R3 आगे लेकर चले जाएंगे, प्लस में R2 आ जाएगा, 1/R2 माइनस 1/R3, और इस प्रकार से फिर प्लस 1/R3 और माइनस 1/अनंत को लेकर चलेंगे। अब मैं इधर से रफ कर रहा हूं इस जगह, अब हमें इस चित्र की भी आवश्यकता नहीं है,
तो इस चित्र को भी मिटो दिया। अब यहां देख के चलते हैं हमारा W। देखिए 1/r प्लस का, 1/r1 माइनस का, 1/r1 प्लस का, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/r2 माइनस का है, 1/r2 प्लस का है, ये कैंसिल हो गया। आगे r3 कैंसिल, केवल 1/r बचा और 1/अनंत। तो यहां रखेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/r माइनस 1/अनंत। अब 1/अनंत अगर लेकर चलते हैं, इनफाइनाइट लेकर चल रहे हैं, तो 1/अनंत का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर ये 0 और किसी भी राशि में से 0 घटाओ वही राशि आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका W इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन R के बराबर। ये किया गया कार्य होगा। एक आर्टिकल आपका यहां तक तैयार हो जाता है। क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा या बिंदु आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो वो व्यंजक आपका यहां तक का होगा, केवल किए गए कार्य का, जिसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। लेकिन हमने चूंकि हेडिंग डाला था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो वो विभव हमारा होता है कार्य अपॉन आवेश। तो आगे लिख देंगे परंतु विभव V इक्वल टू होता है W अपॉन Q0। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे Q0 से Q0 कैंसिल, यानी ये W इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R के बराबर। सॉरी W नहीं, यहाँ पर V आएगा, विभव बराबर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R के बराबर आएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अनंत पर जो ऊर्जा आवेश विभव लेकर चलते हैं, अनंत पर जो विभव लेकर चलते हैं उसका मान शून्य होता है। अब वो शून्य क्यों होगा, R दूरी का मान अनंत रख दीजिए, और जब सब किसी राशि के अपोन में अनंत आएगा तो टोटल मान कितना हो जाएगा आपका, 0 ही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनंत पर विभव का मान सदैव शून्य माना जाता है, और इसीलिए हम अनंत के सापेक्ष विभवांतर, विभव का अंतर, क्योंकि एक बिंदु पर हमारा a है दूसरे पर 0 है, तो घटाने पर आपका क्या आएगा, केवल उस बिंदु के सापेक्ष ही विभव आ जाएगा। दो अलग अलग बिंदुओं के सापेक्ष VA माइनस VB निकालते हैं। तो यहां पर केवल अनंत के सापेक्ष क्यों लिया गया, उसका कारण यही है क्योंकि अनंत पर विभव शून्य होता है। अब मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो इस प्रकार से हम इस सभी राशि का मान निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से हमारी तीव्रता थी कि तीव्रता अलग अलग आवेशों में अगर ली जाती है तो कुल परिणामी तीव्रता E का मान E1 प्लस E2 प्लस E3 वगैरह लेकर चल सकते हैं। जो विभव होता है वो एक अदिश राशि होता है, तो परिणामी विभव भी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी जितने भी आवेश होंगे उन सभी के सापेक्ष इसको जोड़ दिया जाएगा। लेकिन तीव्रता में और विभव में बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, तीव्रता पर आवेश का चिन्ह, वो प्लस का आवेश है या माइनस का आवेश है, ये निर्भर नहीं करता, लेकिन विभव पर इसका आवेश का जो चिन्ह होता है वो भी निर्भर करता है। जैसे कि अगर हमारा कोई प्लस का आवेश है तो उसका V1 वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू प्लस Q अपॉन R के बराबर, और अगर दूसरा आवेश हमारा माइनस का है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो वो हो जाएगा माइनस Q अपॉन R, यानी एक प्लस का एक माइनस का। तो जब हम इनको जोड़ेंगे V1 प्लस V2 तो वो हो जाएगा 0। यानी यहां पर हमें चिन्ह के साथ आवेश को रखना है तो परिणामी मान निकाला जा सकता है। जिस प्रकार से आपको पिछली वीडियो में जो तीव्रता की वीडियो समझाई गई थी वहां पर एक क्वेश्चन दिया था कि अगर हमारा 10 सेंटीमीटर का कोई वर्ग है तो उस वर्ग पे के केंद्र पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पर आपको विभव ज्ञात करना है। 10 सेंटीमीटर की तीव्रता का है दूरी का, तो ये A, B, C और D 4 आवेश रखे गए हैं, जिनमें प्रत्येक का मान प्लस Q लेकर चलेंगे पहले, और Q बराबर लेकर चलेंगे हम 10 माइक्रो कूलाम। पहली कंडीशन में तो सेम वही है कि जो चारों आवेश हैं वो प्लस के लेकर चलेंगे, चारों आवेश प्लस के, और दूसरी कंडीशन में हम लेकर चलेंगे कि जो हमारे A और B हैं वो तो हैं प्लस के, और C और D वो है हमारे
-a। तो इस आधार पर आप विभव का मान इसके केंद्र पर निकालना है आपको। ये एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए इस विभव के लिए दिया गया है। ध्यान करना, यही क्वेश्चन मैंने आपको तीव्रता के लिए भी दिया था। तो दोनों क्वेश्चंस में देखना, यहाँ पर दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, केवल इसके आंकिक मान की आवश्यकता होगी, चिन्ह के साथ उसके मान की आवश्यकता होगी, जबकि तीव्रता में ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर सभी मान प्लस के लिए गए थे। तो आज की वीडियो में हमने आपको एक बड़ा आर्टिकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न हुआ वैद्युत विभव किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इसके बारे में जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टॉपिक अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपको पहले भी कहा है, कि इस आर्टिकल को पहले वीडियो को देखते रहिए, धीरे धीरे पॉज कर करके अपने टॉपिक को कॉपी में साथ के साथ नोट करते चलिए। फिर उसके पश्चात आप एक बार अपने नोट्स को पढ़िए जो आपने वीडियो देखकर बनाए हैं। उन नोट्स को केवल पढ़िए, मैं याद करने के लिए, रटने के लिए नहीं कह रहा हूं। उसमें समझिए कि कहां हमने किस प्रकार से कौन सी राशि लिखी। फिर आप कॉपी को, नोट्स को बंद कीजिए और अपने आप इस आर्टिकल को दोबारा से एक बार करके देखिए। अगर फिर कहीं कुछ कमी रहती है तो आप दोबारा से वीडियो देखिए कहाँ क्या कमी रही, क्योंकि जो दवाई है, जो बीमारी का इलाज होता है वो दवाई करती है, और यहाँ पर केवल बीमार भी आप हो, क्योंकि समझ में आपके नहीं आ रही, डॉक्टर भी आप ही हो, केवल इस वीडियो के द्वारा। ये तो आपका एक टेस्ट है, ब्लड टेस्ट कह देते हैं जिस प्रकार से, वो टेस्ट है कि हाँ हमारे अंदर क्या कमी है। उस कमी को चेक करके आपको खुद ही उसका इलाज भी करना होगा। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो को बार बार देख सकते हैं कि हम कहाँ भूले। फिर आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए खुद एक बार अपने इन आर्टिकल को, अपने क्वेश्चंस को करके देखिए। तो अब इसके पश्चात हमारे एक दो टॉपिक और रह गए हैं जिनको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि अगर है विभव से संबंधित वो, अगर हम उन्हें आज करते हैं तो वीडियो और भी अधिक लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए आज विराम देते हैं। अब अगली वीडियो में बाकी बचे हुए पॉइंट्स जो होंगे उनको लेकर चलेंगे जो विभव से संबंधित हैं। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।